हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने यूपी टेटेड की क्लासेस शुरू कर दी हैं, जिसमें मैंने कल आपको हिंदी की पहली क्लास प्रोवाइड कराई थी और जिसमें हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। ठीक, आज की क्लास में हम व्यंजनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए टू जेड पूरा डिटेल में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप धैर्य बना के क्लास को देखिएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इतना बता दूंगा मैं आपको कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और ये वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा विद ट्रिक, जिससे आपके उच्चारण स्थान समझने में क्या होगी, आसानी होगी और आपको आराम से समझ में आ जाएंगे सारे के सारे वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो रखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी वर्णमाला पर। ठीक है, और ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस आपकी यूपी टेट 2021 और सुपर टेट 2021 दोनों के लिए हैं। ठीक है, जितना आपको इस क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा आपका यूपी टेट में भी काम आएगा और सुपर टेट में भी काम आएगा। आप ये सोच के न चलें कि ये यूपी टेट के लिए है, सुपर टेट के लिए नहीं है, या ये सोच के नहीं चलें कि सुपर टेट के लिए है, यूपी टेट के लिए नहीं है। दोनों का सिलेबस सेम है लगभग लगभग, कुछ टॉपिक हैं इधर उधर, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी क्लासेस जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये मान के चलना यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए हैं। ठीक है, और इसी से तैयारी करनी है, इसी से अपने नोट्स बनाने हैं और अच्छे से नोट्स बना के इनका बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? व्यंजनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यंजन। सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं? व्यंजन। कल एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर थोड़ी सी राइटिंग साफ कीजिए। तो को राइटिंग का मामला ऐसा है, अभी अभी मैं नया एक्सपेरिमेंट करा है मैंने, ये पेन टैप से पढ़ाना चालू करा है। तो धीरे धीरे राइटिंग भी सुधर जाएगी, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ और लिखता हूँ तो आपको सब समझ में आता होगा, वो तो मुझे पता है। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी परेशानी होती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। चलिए, व्यंजन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या निहित रहता है? ए निहित रहता है। बिना ए के हम किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। बिना ए के किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है और ना ही हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मूल रूप में हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने जाते हैं। कितने व्यंजन माने जाते हैं? 33। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप 33 लिख के आएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप 33 लिख के आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि टोटल कितने व्यंजन होते हैं हमारे, टोटल व्यंजन कितने होते हैं, वो आपके होते हैं 41। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं? 41। कैसे होते हैं 41, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पूरा क्या लिख लेते हैं, पूरी वर्णमाला लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए, सारे के सारे व्यंजन लिख लेता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहला आता आपका कै वर्ग। कौन सा वर्ग? कै वर्ग। इसको हम कै वर्ग भी बोल देते हैं। इसमें क्या आता है? कै, खे, गे, घे,
अणे। ठीक, उसके बाद आता आपका च वर्ग। कौन सा आता है? च वर्ग। च, छ, ज, झ, व। उसके बाद आता है आपका ट वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। इसमें आपका एक ढेड़ ढ रहता है और ये ढ रहता है। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में लिख लेने हैं, इनको ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक, उसके बाद आता है आपका त वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग। त, थ, द, ध, न। ठीक, उसके बाद आता आपका प वर्ग। कौन सा वर्ग आता आपका? प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ठीक, जितने भी आपके ये 5 वर्ग हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इन सारे व्यंजनों को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। क्यों बोलते हैं स्पर्श व्यंजन? क्योंकि स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं पहले। स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तब जो हवा निकलेगी वो इन विशेष स्थानों से जरूर टच होकर निकलेगी। किसी के भी व्यंजन का आप उच्चारण करके देख लीजिए। क, ख, तो ये कंठ से निकलते हैं। क, ख, ग, घ, ड़। च, छ, ज, ये हमारे किससे निकलते हैं? ये हमारे तालु से निकलते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है? कंठ कौन सा होता है, तालु कौन सा होता है, मूर्धा कौन सा होता है, दंतिया ओष्ठ क्या होते हैं, ये सब जब हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इनका उच्चारण स्थान, किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होता है, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको ध्यान रखना और इसी के नोट्स बनाने हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या होठ को स्पर्श करे, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो कितने होते हैं ये स्पर्श व्यंजन हमारे? वैसे तो देखो 25 होते हैं, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं हमारे और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, तो 5 5 25। लेकिन इनको हम ड और ढ, इनको भी हम स्पर्श व्यंजन में ही गिनते हैं। तो 25 + 2 अगर इनको लिख लें तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 27। अगर आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 25 ही लगा के आना है। क्वेश्चन में अगर आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो आपको 25 ही लगाना होता है, लेकिन टोटल कितने होते हैं? 27 होते हैं। इनको भी हम स्पर्श व्यंजन में ही गिनते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद चलते हैं आगे। तो ये कितने हो गए हमारे? 27। ठीक, और ये जो, चलिए इसके बाद आता हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखो, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व। ठीक, उसके बाद आता हमारा ऊष्म व्यंजन।
ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन को बताने से पहले मैं आपको अंतःस्थ व्यंजन के बारे में बता देता हूँ। अंतःस्थ व्यंजन होते क्या हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच स्थित हो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अंतःस्थ। अंतःस्थ का मतलब जो जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों के बीच होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। कितने होते हैं ये? 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक, इतना ध्यान रखना। ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान कर लेते हैं। ऊष्मीय व्यंजन जो होते हैं वो हमारे, पहले ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। या इसको हम क्या, ऊष्मीय व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको हम किस के नाम से जानते हैं? संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे उनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। जैसे आप ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये भी आपके संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आपके? तीनों तो आपके स होते हैं, स, श, स, उसके बाद है। ये आपके क्या होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। बोल के देखिए इन सबको। आप जब हथेली को अपने मुंह के आगे रखेंगे, अब जब इनका उच्चारण करेंगे आपके श, स, स, है, तो हवा हमारी गरम गरम हवा हमारी हथेली को टच करेगी। आप गरम गरम हवा को महसूस करेंगे। आप करके देखिएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। सीधी सी बात है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे उनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, तीनों तो 6 होते हैं और आपका है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये और बे नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। ये और बे, ये और बे जो हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं? वह ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, ठीक है, कभी स्वर कभी व्यंजन हो, वो क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। तो ये और बे ये तो कभी यह का स्वर का काम करते हैं और कभी व्यंजन का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला। दूसरा नोट आपको लिखना है रे। रे क्या होता है? इसको हम लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण, ठीक है। लुंठित वर्ण क्या होते हैं? जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे तो वो क्या होते हैं? हमारे लुंठित होते हैं। जैसे रे, रे उच्चारण करके देखिए, आपके दांतों के ऊपर जस्ट जो होता है भाग उससे स्पर्श करेगी और तुरंत नीचे लुढ़क कर, लुढ़क का मतलब नीचे की ओर को होते हुए टच होगी, ठीक है। करके देखिए, रे, 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 तो आपको महसूस होगा कि हमारी जो जीभ है वो हमारे उच्चारण तालु से लुढ़कते हुए नीचे को झुकते हुए जीभ हमारी क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लुंठित, ठीक है। चलिए, तीसरा है आपका ले। ले को हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए। ले, ले बोल के देखिए, हवा क्या निकलेगी? जीभ के बगल से निकलेगी, ठीक है। तो जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल से निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक। तो वो क्या होता है? ले को हम पार्श्विक बोलते हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ण मैंने आपको स्पर्श व्यंजन में बताए थे, जैसे कि ये है आपका, इनको हम बोलते हैं उच्चिप्त, उच्चिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। कहीं कहीं पे द्विगुण व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, कहीं कहीं पे उच्चित व्यंजन के नाम से जानते हैं हम इनको। कौन कौन से होते हैं? डे,
ढ, दोनों क्या होते हैं, ये उच्चित या द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? उच्चित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए। करके देखिए, ड, ढ। जब आप बोलेंगे तो जीभ हमारी मूर्धा, तालू से ऊपर का जो भाग होता है हमारा, वो उसको क्या बोलते हैं हम, कंठ की तरफ तालू से ऊपर का भाग मूर्धा होता है। तो जस्ट मतलब हमारे बिल्कुल मुंह के ऊपर जो जीभ के बीचों बीच का हिस्सा, उसके ऊपर का भाग जो होता है उसको मूर्धा बोलते हैं हम। तो आप बोल के देखिए, ड, ढ, तो जैसे ही टच करेगी और तुरंत हमारी नीचे आएगी झटके के साथ में जीभ। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, उच्चित या द्विगुण। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। उच्चित व्यंजन या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है हमारी आगत ध्वनियाँ। क्या आता है आपका, आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। आगत या ग्रहित ध्वनियाँ क्या होती हैं? वे सभी ध्वनियाँ जिनमें नुक्ता लगा होता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ये सारी क्या कहलाती हैं, आगत ध्वनियाँ। ठीक, आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिनमें नुक्ता लगा हो वो सारी सारी क्या होती हैं, आगत ध्वनियाँ होती हैं हमारी। ठीक, उसके बाद आता है अयोग वहा। क्या आता है, अयोग वहा। अयोग वहा, अयोग वहा में आपका अनुस्वर और विसर्ग 2 आते हैं। ठीक है, अनुस्वर में आपका क्या आता है, ये, और विसर्ग में आपका क्या आता है, ये। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, अयोग वहा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब हम इनको हम अयोग वहा क्यों बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये व्यंजन भी होते हैं, ये स्वर भी होते हैं। कैसे होते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं इसको हम। अनुस्वर और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है। जब आप स्वरों को पढ़ेंगे, लिखते हैं, तो अंग, अह हमारा किसके साथ में आता है, स्वरों के साथ में आता है। आपने पढ़ा होगा वर्णमाला को। ठीक है, स्वरों के साथ में रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, अयोग वहा, अंग में क्या आता है, ए आता है, उसी की सहायता से तो अंग का उच्चारण होता है। और अह में क्या आता है, ए आता है। अ की व्यंजन स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, तो इनको हम स्वर भी नहीं बोल सकते। ठीक, और इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। ठीक है, और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं क्रम से, मात्रा क्या होगी, अंग और अह, ये मात्राएं होगी, का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें इसको, अनुस्वर और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। अनुस्वर और विसर्ग लेखन की दृष्टि से क्या होते हैं, लेखन की दृष्टि से स्वर तथा उच्चारण की दृष्टि से क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। अयोग मतलब शामिल न करने योग्य, अयोग वहा कहते हैं। ठीक है, फिर भी ये अर्थ बहन करते हैं, इसलिए इनको अयोग वहा कहा जाता है। ठीक, अयोग बात समझ में। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, अयोग वहा क्या होते हैं, अंग और अह आपके अयोग वहा होते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन सा आता है, संयुक्त व्यंजन। वे सभी व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, वे सभी व्यंजन जो
दो व्यंजनों के योग से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा छः, और दूसरा क्या होता है त्रय, उसके बाद ज्ञा, उसके बाद त्रय। ठीक, अब इनको संयुक्त बोलते हैं तो कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। छः जो होता है आपका वो किससे मिलकर बना होता है, आपका कै प्लस शय से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कै एक अपने आप में व्यंजन है, शय अपने आप में व्यंजन है, तो इनके दोनों के योग से हमारा क्या बनता है, छः बनता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। त्रय किससे बनता है, तय प्लस रे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, त्रय, दोनों व्यंजन है त्रय। ज्ञ किस किस से मिलकर बना होता है, ज्ञ आपका जय प्लस व। ठीक, जय प्लस व। ठीक, देखो कहीं कहीं जब आपको उपसम में पूछा जाएगा छः मिलकर बना होता है तो आपको कै में तो हलंत मिलेगा लेकिन सै में हलंत नहीं मिलेगा कहीं कहीं, तो आप कंफ्यूज मत होना। हलंत लगा हो तब भी सही है, हलंत ना लगा हो तब भी सही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उसके बाद श्रेय, श्रेय किस किस से मिलकर बना होता है, आपका से सलजम प्लस रे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके, संख्या में कितने होते हैं, चार। ठीक, संख्या में कितने होते हैं आपके, चार। चलिए, ये संयुक्त व्यंजन हो गए हमारे। चलो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अब घोष अघोष के बारे में। घोष और अघोष क्या होता है और अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इसके बारे में और देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब व्यंजनों को हम घोष और अघोष के हिसाब से इनको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। ठीक है, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, आपका अघोष होता है। सघोष कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अल्पप्राण, पहला प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। और महाप्राण क्या होता है, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण आपका क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, और जितना मैं आपको करा रहा हूं आपको लिखना है, अच्छे से समझना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने पूरी वर्णमाला पढ़ी है, आपका बस क्या रह गया, आपका रह गया है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के लिए मैं अलग से आपके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है,
तो आपका उच्चारण स्थान रह गया, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी। अब मैं आपको काउंट करा देता हूँ टोटल हमने क्या क्या पढ़ा। कल की वीडियो में स्वरों के बारे में पढ़ा था। तो स्वर कितने पढ़े थे हमने? 13 पढ़े थे वैसे तो, ठीक है। कौन कौन से? ए, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, जिनको हम अयोग वाह में भी गिनते हैं। मूल रूप से हमारे कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक है। और उच्चारण के हिसाब से कितने होते हैं हमारे? उच्चारण के हिसाब से कितने होते हैं? उच्चारण के हिसाब से हमारे कितने होते हैं स्वर? उच्चारण के हिसाब से हमारे 10 होते हैं। और लेखन के आधार पर कितने स्वर बताए थे मैंने आपके? लेखन के हिसाब से आपके होते हैं 13 स्वर, ठीक है। चलिए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ तक? 13। चलो, उसके बाद अब हमने क्या पढ़ा है? व्यंजन। व्यंजन के बारे में पढ़ा। तो हमने 27 तो क्या पढ़े थे? 27 हमने क्या पढ़े थे? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन स्पर्श व्यंजन से आता है तो आपको 25 ही आंसर लगा के आना, ठीक है। स्पर्श व्यंजन होते हैं, अगर आपके ऑप्शन आ जाए 23, 27, 25, 26 तो आपको 25 ही लगा के आना, ठीक है। उसके बाद 4 हमने क्या पढ़े थे? 4 हमने पढ़े ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक। 4 हमने पढ़े अंतःस्थ व्यंजन, ठीक। उसके बाद 4 हमने क्या पढ़े? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 4 हमने क्या पढ़े? संयुक्त व्यंजन, ठीक। चलिए, और जो इन स्पर्श व्यंजन में हमने 27 पढ़े थे ना, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वैसे तो मूलतः हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और जिनमें हमने 2 उच्छिप्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा था? उच्छिप्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 27 हो गए। 27 के बाद इनको 4, 4, 8, 4, 12, 27 + 12 कितने हो गए हमारे? 9। और ये कितना हो गया आपका? 3, 39, ठीक। 39 और प्लस हम 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा? 52, ठीक। तो मैंने कल कितना बताया था आपसे? 52 बताया था। कुल वर्ण कितने होते हैं हमारी वर्णमाला में? 52, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या कितने होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं, उच्चारण के स्थान पर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, ठीक। उच्चित व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, अयोग भाग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके वर्णमाला में। एक उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उच्चारण स्थान को ट्रिक के माध्यम से और अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपके सारे वर्ण पता चल जाएं आपको कि कौन सा किसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक। अल्पप्राण और महाप्राण मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप अल्पप्राण और महाप्राण के हिसाब से देख लेना। अघोष सघोष में मैंने बताया था कि सारे के सारे स्वर जो होते हैं आपके क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके स्वर? सघोष होते हैं, ठीक है। अघोष कोई सा स्वर नहीं होता। व्यंजनों में अघोष और सघोष होता है, तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि अघोष जो होता है वो पहला, तीसरा और पांचवा जो आपका वर्ग होता है वो अघोष होता है। नहीं सो रही, पहला और दूसरा जो तृतीय वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष होता है। वैसे ही अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्पप्राण होता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रहने दें, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।